उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर हमारा होने वाला है 11th क्लास का उर्दू चैप्टर 10, जो कि हम पिछले वीडियो में हम चैप्टर 9 तक मुकम्मल कर चुके थे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं चैप्टर 9 में चैप्टर 10 में किस तरह के क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं और कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। तो लास्ट तक बने रहें ताकि आप मुस्तफ़ीज़ हो सकें और ये चैप्टर बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है उन नाज़रीन से जो सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब कर दे और ज़रूर शेयर कर दे। सवाल नंबर 1, इसमें पूछा गया कि तारिक छतारी किस तरह के अफसाना निगार हैं। कलम बंद करें। तारिक छतारी जो है वो किस तरह के अफसाना निगार हैं। ऑप्शन ए तनकीद पसंद, ऑप्शन बी तहकीक पसंद, ऑप्शन सी कौमी पसंद, ऑप्शन डी तजर्बा पसंद। तो साथियों, सवाल नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तारिक छतारी किस तरह के अफसाना निगार हैं। तो ये तारिक छतारी जो है ये तजर्बा पसंद अफसाना निगार हैं। तजर्बा पसंद अफसाना निगार हैं, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2, इसमें पूछा गया कि तारिक छतारी का तख्लीकी तरीक़ाकार किस तरह का है, सही दर्ज करें। इनका तख्लीकी तरीक़ाकार, ठीक है, तख्लीकी तरीक़ाकार किस तरह का है। ऑप्शन ए यकसा है यानी कि बराबर, ऑप्शन बी मंतिकी है यानी कि दिमागी तरीक़ाकार है, ऑप्शन सी मुख्तलिफ यानी कि अलग अलग, सबसे अलग, ऑप्शन डी नहवी। ठीक है, तो दोस्तों सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तारिक छतारी का तख्लीकी तरीक़ाकार जो है वो किस तरह का है, तो वो मुख्तलिफ तरीका है। ठीक है, तारिक छतारी का तरीक़ाकार जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ाकार है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 में पूछा गया कि इनके हर अफसाने में, यानी कि तारिक छतारी के हर अफसाने में ... ज़बान रिवायती बयानिया की तरफ ज़रूर बढ़ती दिखाई देती है। यहाँ पर क्या ऐड होनी चाहिए वो पुर करें। ऑप्शन ए यकसा ज़बान रिवायती बयानिया की तरफ ज़रूर बढ़ती दिखाई देती है, ऑप्शन बी इस्तेआराती ज़बान, ऑप्शन सी हिंदी ज़बान, ऑप्शन डी मंतिकी ज़बान। तो दोस्तों सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि इनके हर अफसाने में इस्तेआराती ज़बान रिवायती बयानिया की तरफ ज़रूर बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का, क्योंकि इनके तख्लीकी जो है ना, इनके अफसाने में इस्तेआराती ज़बान रिवायती बयान होती है। सवाल नंबर 4, इसमें पूछा गया कि तारिक छतारी हर जगह एहतियात के साथ किस तरह के ज़हन इस्तेमाल करते थे, इंतखाब करें। यानी कि हर जगह एहतियात के साथ, ठीक है, एहतियात के साथ किस तरह के ज़हन इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन ए बेहतरीन तजुर्बाती, ऑप्शन बी बेहतरीन तहकीकी, ऑप्शन सी बेहतरीन मंतिकी ज़हन इस्तेमाल करते थे, ऑप्शन डी बेहतरीन लुगती ज़हन इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तारिक छतारी हर जगह एहतियात के साथ वो बेहतरीन तजर्बाती, है ना, बेहतरीन तजर्बाती ज़हन इस्तेमाल करते थे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 4 का। दोस्तों ये तमाम के तमाम सवालात बहुत ही अहम हैं और इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, कुछ नए हैं और कुछ पूछे गए हैं। तो दोस्तों अब पूछे गए हैं तो 1-2 साल पहले के नहीं, बल्कि 2-3 साल 4 साल पहले के पूछे गए हैं, और उन्हीं क्वेश्चन से, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन से भी 11th एग्ज़ाम में या हर एग्ज़ाम में पिछले चैप्टर से भी कुछ सवालात ऐड कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहें और अपने तैयारियों को मुकम्मल तरीके से मजबूत कर लें ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो बआसानी अपने सवालों को हल कर सकें, क्योंकि ये नेव है। ठीक है, नेव है मतलब आपकी शुरुआती है, और यही ख़ास और बहुत ही ख़ास है ये एग्ज़ाम 12th 11th और मैट्रिक, क्योंकि अगर आपका यही सब नेव है जो मजबूत रहेगा तो आगे चल के बहुत ही भविष्य में, मुस्तकबिल में बहुत ही फ़ायदा हासिल देगा। ठीक है, बहुत ही फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, क्योंकि इन्हीं के बिना पर बहुत सारे जॉब मिलते हैं, नौकरीज मिलते हैं, मतलब आपके नंबरात के ऊपर। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5, इसमें पूछा गया तारिक छतारी का सियासी और समाजी शऊर कैसा है, सही दर्ज करें। ये तारिक छतारी जो है उनका सियासी और समाजी शऊर कैसा है, सही दर्ज करें। ऑप्शन ए गर्विदा है, ऑप्शन बी नहायत बालिदा, ऑप्शन सी यकसा, ऑप्शन डी सियासी। तो साथियों सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तारिक छतारी का सियासी और समाजी जो शऊर है वो नहायत बालिदा है। ठीक है,
नहायत ही बालिदा है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6, इसमें कहा गया कि गुल हज़ारा की गेंद शहज़ादी गुलशन आरा के डॉट 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 को छूती और बिखर जाती, खाली जगह मुकम्मल करें। यहाँ जो खाली जगह है इसको मुकम्मल करें कि यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ ऐड होगा और सही ऐड होगा कि गुल हज़ारा की गेंद शहज़ादी गुलशन आरा के डॉट 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 को छूती और बिखर जाती, यानी कि उसको टच करती, मच करती गेंदें और बिखर जाती। ऑप्शन ए बाजू को छूती और बिखर जाती, ऑप्शन बी बालों को छूती और बिखर जाती, ऑप्शन सी रुखे रोशन को छूती और बिखर जाती, ऑप्शन डी कपड़ों को छूती और बिखर जाती। तो साथियों ये सवाल बहुत ही आसान है उनके लिए जो नाज़रीन अपने शामिल निसाब में जो किताब है और जो किताब में बाग का दरवाज़ा है उसका मुताला किए होंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि गुल हज़ारा की गेंद शहज़ादी गुलशन आरा के रुखे रोशन को, ठीक है, रुखे रोशन को छूती और बिखर जाती। रुखे रोशन, रुख मतलब चेहरा, रोशन मतलब बहुत ही हसीन और जमील खूबसूरत, मतलब उभरा हुआ, अच्छा है ना। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7, इसमें पूछा गया कि बाग की सफाई के नाम पर पौधे को क्या समझकर लोग उखाड़ फेंके, मुताले के मुताबिक कलमबंद करें। कि बाग की सफाई के नाम पर पौधे को क्या समझकर लोग उखाड़ फेंके थे बाग का दरवाज़ा में। ऑप्शन ए बेजार घास समझकर, ऑप्शन बी जहरीली घास समझकर, ऑप्शन सी खुदरू घास समझकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि बाग की सफाई के नाम पर, यानी कि बाग की सफाई करना है उसके नाम पर पौधे को क्या समझकर लोग उखाड़ फेंके थे जो सफाई कर रहे थे। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा क्योंकि वो खुदरू घास है ना, खुदरू घास समझकर वो उखाड़ फेंके थे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट और दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8, इसमें पूछा गया झेल में ज़मीर की कितनी किस्में हैं। झेल में ज़मीर की कितनी किस्में हैं, इसकी सही निशानदही करें। एक स्टूडेंट था, मतलब एक साथी थे जो कि हमें क्वेश्चन किए थे, मतलब व्हाट्सएप पर कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं, जो कि वो क्लास में पढ़ रहे थे। दोस्तों मैं समझा कि आप सबको इस बारे में पता ना होगा और ग्रामर से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसलिए ये सवाल ऐड किया गया है कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं उसकी सही निशानदही करें। ऑप्शन ए 6 किस्में, ऑप्शन बी 7 किस्में, ऑप्शन सी 5 किस्में, ऑप्शन डी 3 किस्में। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं, तो ज़मीर की 6 किस्में हैं दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में पूछा गया शामिल निसाब बाग का दरवाज़ा में कीड़े से क्या निकला, मुताले के मुताबिक दर्ज करें। या कीड़े से क्या निकला था, ठीक है। शामिल निसाब जो है बाग का दरवाज़ा है, तो उस कहानी में कीड़े से कुछ निकला है जो कि यहाँ पर पूछा गया है कि कीड़े से क्या निकला, मुताले के मुताबिक दर्ज करें। ऑप्शन ए गिलहरी, ऑप्शन बी बिल्ली का बच्चा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी सांप। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि शामिल निसाब बाग का दरवाज़ा में कीड़े से क्या निकला था, तो कीड़े से सांप निकला था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10, इसमें पूछा गया बाग डॉट 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 वीरान होता चला जा रहा है, यहाँ पर क्या ऐड होना चाहिए, खाली जगह मुनासिब लफ्ज़ से पूर्ण करें। यानी कि जो बेहतर यहाँ पर ऐड होनी चाहिए वो ऐड करें कि बाग वीरान होता चला जा रहा है। क्या वीरान होता चला जा रहा है, बाग थोड़ा वीरान होता चला जा रहा है, ऑप्शन बी बाग कदरे वीरान होता चला जा रहा है, ऑप्शन सी बाग मुतवातिर वीरान होता चला जा रहा है, ऑप्शन डी बाग ज़्यादा वीरान होता चला जा रहा है। तो साथियों सवाल नंबर 10 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब जो होगा कि बाग जो है मुतवातिर वीरान होता चला जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में लहीम शहीम है ना, दर्ज झेल में लहीम शहीम का सही माना क्या होगा, सही दर्ज करें कि लहीम शहीम जो है इसका सही माना क्या होगा। ऑप्शन ए पतला दुबला, ऑप्शन बी मजबूत, ऑप्शन सी कमज़ोर, ऑप्शन डी मोटा ताज़ा। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब जो होगा कि दर्ज झेल में लहीम और शहीम का सही माना क्या होगा। तो दोस्तों लहीम और शहीम से हम समझते हैं कि ये मोटा ताज़ा का था, ठीक है। लहीम से लहीम शहीम मतलब
मोटा ताज़ा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12, इसमें पूछा गया कि इस कहानी में यानी कि बाग का दरवाज़ा में कैसी दुनिया हो जाती है, इंतखाब करें। ये बाग का दरवाज़ा जो है इस कहानी में कैसी दुनिया हो जाती है, यानी कि इसके मुताले पर, इसके पढ़ने पर कैसी दुनिया लगने लगती है। ऑप्शन ए बेहद तंग यानी कि बहुत छोटा, ऑप्शन बी कमज़ोर, ऑप्शन सी बेहद वसी, ऑप्शन डी खौफनाक। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब जो होगा कि इस कहानी में यानी कि बाग का दरवाज़ा में कैसी दुनिया हो जाती है मुताले पर। तो दोस्तों ये बेहद वसी हो जाती है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13, इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल में मफाहिम किसकी जमा है, सही कलम बंद करें। ये मफाहिम जो है ये किसकी जमा है। ऑप्शन ए फ़हम की, ऑप्शन बी मफहूम की, ऑप्शन सी मफहीम की, ऑप्शन डी मफाहिम की, ठीक है, फहाइम की। तो साथियों सवाल नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल में मफाहिम किसकी जमा है। तो दोस्तों ये सवाल नंबर 13 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि मफाहिम जो है ये मफहूम से हुआ है, ठीक है, मफहूम से मफाहिम इसकी जमा होती है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है दोस्तों कि इस कहानी में कितने किस्से हैं, यानी कि बाग का दरवाज़ा जो कहानी है उसमें कितने किस्से हैं, मुताले के मुताबिक उसकी निशानदेही करें। ऑप्शन ए मुख्तलिफ किस्से हैं, ऑप्शन बी 2 ही किस्से हैं, ऑप्शन सी 4 किस्से हैं, ऑप्शन डी 1 ही किस्से हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि इस कहानी में यानी कि बाग का दरवाज़ा में कितने किस्से हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्से हैं, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ छोटे छोटे किस्से दर्ज किए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15, इसमें पूछा गया कि बादशाह के सबसे छोटे शहजादे का नाम क्या था, सही दर्ज करें। यह बादशाह जो था तो उसके छोटे बेटे का नाम क्या था, उसके छोटे शहजादे का नाम क्या था, सही दर्ज करें। ऑप्शन ए गुल आफ्ताब, ऑप्शन बी गुल राना, ऑप्शन सी गुलरेज, ऑप्शन डी गुल सनोबर। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब जो होगा कि बादशाह के सबसे छोटे शहजादे का नाम क्या था। तो दोस्तों उसके सबसे छोटे बेटे का नाम गुलरेज था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 15 का। तो चलिए दोस्तों उन नाज़रीन से, उन हजरात से रिक्वेस्ट है जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। सवाल नंबर 16, इसमें पूछा गया कि बादशाह के कौन से बेटे ने देव पर जीत हासिल की, कलम बंद करें। बादशाह के किस बेटे ने, ठीक है, कौन से बेटे ने, किस शहजादे ने देव पर जीत हासिल की। ऑप्शन ए गुलरेज ने, ऑप्शन बी गुल सनोबर ने, ऑप्शन सी गुल रेयाना ने, ऑप्शन डी गुल आफ्ताब ने। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि बादशाह के सबसे छोटे जो बेटे थे गुलरेज, ठीक है, गुलरेज जो बेटे थे तो वही देव पर जीत हासिल की। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17, इसमें पूछा गया कि देव को क्यों भगाया गया, ठीक है, देव को क्यों भगाया गया, मुताले के मुताबिक सही दर्ज करें। ये जो देव है उसको क्यों भगाया गया कहानी में। ऑप्शन ए बाग रोशन करता था, ऑप्शन बी बाग की सफाई करता था, ऑप्शन सी बाग उजाड़ देता था, ऑप्शन डी लोगों को परेशान करता था। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 में जो पूछा गया कि देव को क्यों भगाया गया, मुताले के मुताबिक सही दर्ज करें। तो दोस्तों बाग को है ना वो कमबख्त उखाड़ देता था, ठीक है, बाग को उजाड़ देता था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा साथियों सवाल नंबर 17 का, कि वो बाग को उजाड़ देता था। सुबह उठते ही सब लोग देखते क्या थे कि बाग उजड़ा हुआ है, इसलिए लोग गुस्सा होकर उसको भगा दिए लोग। सवाल नंबर 18, इसमें पूछा गया दोस्तों कि शहजादा गुलरेज को देव पर जीत हासिल होने के बाद देव से क्या मिला दर्ज करें। यानी कि जो शहजादा गुलरेज हैं, जो बादशाह के सबसे छोटे शहजादे गुलरेज, वो जब देव पर जीत हासिल की यानी कि देव को भगाने में, देव को शिकस्त देने में कामयाब हो गए, तो देव से उसे क्या मिला दर्ज करें। ऑप्शन ए एक फूल मिला, ऑप्शन बी 7 बाल मिले, ऑप्शन सी एक चिराग दिया देव, ऑप्शन डी एक अंगूठी मिली। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि शहजादा गुलरेज को देव पर जीत हासिल होने के बाद देव से क्या मिला था। तो देव से 7 बाल मिला था। जब जीत हासिल हो गई, जब देव शिकस्त खा गया, तो देव जो था वो 7 बाल दिया था। और तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19,
सवाल नंबर 19 में पूछा गया कि दर्ज झेल में सिफत की सही निशानदही करें। दर्ज झेल में सिफत जो है उसकी सही निशानदही करें। ऑप्शन ए बकर, ऑप्शन बी ज़हीन, ऑप्शन सी किस्मत, ऑप्शन डी दहली। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का हमारा बहुत ही आसान सवाल है कि झेल में सिफत कौन सी है, उसमें इनमें से कौन सा लफ्ज़, चार ऑप्शन में से कौन सा लफ्ज़ सिफत है उसकी निशानदही करें। तो दोस्तों इसमें ज़हीन जो है ये सिफत लफ्ज़ है, यानी कि अगर किसी को बोलते हैं कोई जहन जिसका जहन तेज़ होता है, जिसका IQ लेवल अच्छा होता है, तो उसे हम ज़हीन कहते हैं। ज़हीन मतलब अच्छी जहन वाला, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 19 का, क्योंकि ये ज़हीन जो है ये सिफत है। बाकी जो ये बकर है तो इसमें है, किस्मत भी इसमें है, दहली भी इसमें है, ठीक है। सवाल नंबर 20 इसमें पूछा गया कि नात में किसकी तारीफ़ की जाती है, कलम बंद करें। ये नात जो होती है, नात पढ़ते हैं, नातो मनकबत, इसमें किसकी तारीफ़ की जाती है, कलम बंद करें। ऑप्शन ए औलिया कराम की, ऑप्शन बी खुदाए ताला की, ऑप्शन सी बुज़ुर्गों की, ऑप्शन डी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब जो होगा कि नात में किसकी तारीफ़ की जाती है, तो उन नाज़रीन को पता होगा जो नातें सुनते होंगे और नात के बारे में पता होगा। तो दोस्तों नात की तारीफ़ होती है, नात में किसकी तारीफ़ होती है, तो नात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में शुआएँ, ये शुआएँ जो हैं, दर्ज झेल में शुआएँ का माना क्या होगा, सही दर्ज करें। शुआएँ का क्या माना होगा। ऑप्शन ए किरण, ऑप्शन बी झरना, ऑप्शन सी उजाला, ऑप्शन डी रंगत। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि शुआएँ से हम क्या समझते हैं। शुआएँ मतलब होता है किरणें, ठीक है। जो सूरज निकलता है या कुछ रोशनी बल्ब वगैरह जलती हैं तो उसमें से कुछ धारी सी लाइनिंग सी जो वो निकलती है ना, शुआएँ, तो उसी को शुआएँ कहते हैं। जैसे सुबह के जब सूरज निकलता है तो उसमें से किरणें निकलती हैं, मतलब बहुत ही अच्छी लाइट देती है और वो लंबा सा धारी होता है, तो उसी को शुआएँ कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22 इसमें पूछा गया कि शामिल निसाब अफसाने में किसी एक किरदार का नाम दर्ज करें। शामिल निसाब जो अफसाना है उसमें से किसी एक किरदार का नाम दर्ज करें। उसमें से बहुत सारे किरदार हैं लेकिन उसमें किसी एक किरदार का नाम दर्ज करें। ऑप्शन ए जुलेखा, ऑप्शन बी तारिक छतारी, ऑप्शन सी फ़कीर, ऑप्शन डी फरहतुल्लाह बेग। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये जुलेखा तो नाम ही नहीं है उसमें, ठीक है, और तारिक छतारी ये भी नहीं है, तो लेखक हैं, ठीक है, तो इस अफसाना के लेखक हैं। और फरहतुल्लाह बेग ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का, क्योंकि फ़कीर जो है उसमें फ़कीर का कोई किरदार निभाता है उसमें, यानी कि फ़कीर भी रहता है, बादशाह भी है, वज़ीर भी है, बादशाह है, शहज़ादे हैं, गुलरेज़ हैं और गुलशन आरा हैं और भी हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23 इसमें पूछा गया कि इस अफसाने में तारिक छतारी ने, यानी कि बाग का दरवाज़ा में तारिक छतारी ने माहौल साजी के लिए कितने जुमले इस्तेमाल किए। माहौल साजी के लिए, है ना। ऑप्शन ए कई जुमले, ऑप्शन बी एक जुमला, ऑप्शन सी मुख्तलिफ जुमले, ऑप्शन डी एक भी नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब जो होगा कि इस अफसाने में तारिक छतारी ने माहौल साजी के लिए कितने जुमले मतलब इस्तेमाल किए हों। तारिक क्या कहते हैं, माहौल साजी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 23 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि वो मात्र उसमें कितने किए हैं दोस्तों कि अफसाना और अच्छा बखूबी तरीके से अच्छा लगे, बहुत ही दिलचस्प हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि तारिक छतारी इस अफसाने में यानी कि बाग का दरवाज़ा में माहौल साजी के लिए दोस्तों एक जुमला इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, एक जुमला ही इस्तेमाल किए हैं। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 इसमें पूछा गया कि काश शाहिद स्कूल जाता ये जुमला किस फ़ेल से ताल्लुक़ रखता है, मुंतखब करें। ऑप्शन ए फ़ेल हाल से, ऑप्शन बी फ़ेल मुस्तकबिल से, ऑप्शन सी फ़ेल अम्र से, ऑप्शन डी तमन्नाई से। तो साथियों सवाल नंबर 24 जो है ये ग्रामर से, उर्दू ग्रामर से। तो सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि काश शाहिद स्कूल जाता ये जुमला जो है ये तमन्नाई से मुताल्लिक़ है, यानी कि तमन्नाई से ताल्लुक़ रखता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 24 का, क्योंकि इसे पूछा जा रहा है काश, है ना, काश मेरे पास ऐसा होता, काश मैं ऐसा होता, काश ऐसे होते, काश के लोग उर्दू की तरफ ज़्यादा माइल होते, है ना, जैसे मेरी ख्वाहिश है काश लोग
काश लोग उर्दू की तरफ ज़्यादा माइल होते, दीन की तरफ ज़्यादा इधर माइल हो जाते और दीन की बातें सीखते, उर्दू की तालीम ज़्यादा लेते, तो ये तमन्नाई हो गई। ठीक है, तो 24 हमारा 24 का सवाल नंबर 24 का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, सवाल नंबर 24 का। सवाल नंबर आखिरी यानी कि सवाल नंबर 25 इसमें पूछा गया कि गांधी जी की बीवी का नाम क्या था। गांधी जी की बीवी का नाम क्या था, इसकी निशानदेही करें दोस्तों। ये तो जीके क्वेश्चन है, तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ताकि स्टूडेंट का जो है ना, छात्रों का जहन जो है वो कहाँ तक काम करता है, और इससे उसके IQ लेवल और उसके पढ़ने की क्षमता और उसके मेहनत काबिलियत की क्षमता देखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल किए जाते हैं दोस्तों, कभी जीके, कभी रीजनिंग, कभी कुछ मतलब कहीं कहीं ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी मतलब बड़े बड़े एग्जाम में। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 में जो पूछा गया गांधी जी की बीवी का नाम क्या था, उसकी निशानदेही करें। ऑप्शन ए ममता बाई, ऑप्शन बी पुतली बाई, ऑप्शन सी कृति बाई, ऑप्शन डी रूपा बाई। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 आसान सवाल है, जो हजरात जानते होंगे गांधी जी की बीवी का नाम, उनकी अहलिया का नाम क्या था। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि गांधी जी की बीवी का नाम दोस्तों था ये पुतली बाई था। ठीक है, पुतली बाई उनकी बीवी का नाम था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपने तैयारियों को बखूबी तरीके से मजबूत करने के लिए। तो आप दोस्तों इसी तरह चैप्टर वाइज चैप्टर जो 11th क्लास में है पढ़ रहे हो, आप इसी तरह चैप्टर वाइज चैप्टर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, और अपने एग्ज़ाम हॉल में जब बैठें, आपका जब एग्ज़ाम हो तो आप अच्छे से बआसानी अपने सवालों को हल कर सकें, ताकि आप अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकें। तो चलिए दोस्तों, और आपको इस चैप्टर अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप कमेंट में लिख दें, अच्छा कमेंट कर दें, और दूसरे अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें। जो साथी जो फ्रेंड उर्दू से रिलेटेड एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, या तो DLED BEd वगैरह कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले सवालों के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।